कांस्टेंट को मेंटेन करने के लिए आपके पास जैसे ही कॉमन आयन पोटेशियम का आएगा वो इस के की वैल्यू को ही नहीं, आपके पास ये रिएक्शन रिवर्स में चला जाएगा। तो हम शॉर्टली ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट के बढ़ाने से रिएक्टेंट बढ़ना शुरू हो जाएंगे, रेट बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो एडिशन ऑफ कॉमन आयन सप्रेस द आयोनाइजेशन, सिंपल सा रूल है। इसमें ना बेसिक रेडिकल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अब ये बेसिक रेडिकल्स इवन जो एफएससी पढ़ा भी रहे हैं ना, उनके लिए भी थोड़ा सा इशू ये होता है कि वो प्रैक्टिकल्स को हम लोग उस तरह देखते नहीं है साथ साथ, और इनकी जो एग्जांपल्स होती हैं, इसलिए ज़रा इसको मैं थोड़ा सा आपको करवा देता हूँ। आपके पास ना बेसिक रेडिकल के, ये मैं बीएससी लेवल पे नहीं अभी कह रहा, सिंपल आपको बता रहा हूँ, फिर वो ग्रुप रेडिकल्स या ग्रुप आइडेंटिफिकेशन में नहीं हम जा रहे, सॉरी मल्टी एनालिसिस जिसे आप लोग कहते हैं। आपके पास ग्रुप 1 है जिसमें सिल्वर है, लेड है और मर्क्यूरस है, Hg2 2+ या Hg, ये वाला। अब ये जो तीन आपके पास रेडिकल्स है, रेडिकल्स हैं, ये बेसिक रेडिकल्स हैं क्योंकि ये बेसिक पार्ट ऑफ द सॉल्ट है ना। अब अगर आपने देखना हो कि एक टेस्ट ट्यूब में इन तीनों में से कोई मौजूद है कि नहीं है, तो आप क्या करते हैं, इसके अंदर सबसे पहले डाइल्यूट HCl डाल देते हैं। अगर तो इसमें HCl डालने से पीपीटीज बनना शुरू हो जाएं, पीपीटीज फॉर्म कर जाएं, तो हम कहेंगे कि ये आपके पास एक डाइल्यूट एसिड ग्रुप है, यानी आपके पास सॉरी ग्रुप 1 है। उसकी पहचान क्या है कि उसमें डाइल्यूट HCl डालना पड़ेगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि सिल्वर, लेड और मर्क्यूरस का कॉमन आइन जो है वो क्लोराइड आइन है। जैसे ही क्लोराइड आइन आएगा ये प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ जाएंगे, रिएक्टेंट कम हो जाएंगे, इनका कॉमन आइन क्लोराइड है। अगर बात करूं मैं ग्रुप 2 की, अब ग्रुप 2 में ग्रुप 2A एंड ग्रुप 2B होता है, येलो अमोनियम सल्फाइड की बेसिस पे इसको सेपरेट किया जाता है। खैर ग्रुप 2A और B जो है इसके दो पार्ट हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है कैडमियम, कॉपर, मर्क्यूरिक, बिस्मिथ, लेड, आर्सेनिक, एंटीमनी, स्टेनलेस। ले जी, ये आ गया। अब आपके पास अच्छा लेड ग्रुप 1 में भी होता है और ग्रुप 2 में भी होता है। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है प्रैक्टिकल्स के दौरान कि ग्रुप अगर लेड आ जाए तो किस ग्रुप में लिखना होता है, तो ये ग्रुप 1 में लिखना होता है, ये याद रखिएगा। इसकी ग्रुप 1 में आइडेंटिफिकेशन ज्यादा अच्छी है। ग्रुप 2 में क्यों आ रहा है उसकी रीजन देखते हैं। ये तमाम जो है इनका कॉमन आइन है सल्फाइड। तो जिस टेस्ट ट्यूब में आपने ग्रुप 1 को दिखा, HCl डाला, नो पीपीटीज, इसका मतलब ग्रुप 1 एब्सेंट कर दिया, तो आपने उसी के अंदर सल्फाइड डाल देना होता है H2S। अगर ग्रुप 2 का कोई मेंबर होगा, कैडमियम, येलो, कॉपर, ब्लू, मर्क्यूरिक, बिस्मथ, लेड, तीनों ब्लैक कलर के पीपीटीज बनाते हैं। उसके बाद फिर हम इसको 50% नाइट्रिक एसिड में डालते हैं, एक सोल्यूबल होता है, एक इनसोल्यूबल होता है। खैर वो फर्दर है। आर्सेनिक, एंटीमनी, स्टेनस, ये ऑरेंज, पेल येलो और रेड से कलर के पीपीटीज बनाते हैं, ये कलर से आइडेंटिफाई हो जाते हैं। इनका कॉमन आइन है सल्फाइड ग्रुप 2 का। ग्रुप 1 का कॉमन आइन क्या है हमारे पास, क्लोराइड। ग्रुप 2 का कॉमन आइन सल्फाइड। ग्रुप 3, अब ग्रुप 3 कौन सा है, एल्यूमिनियम, फेरस Fe2+, फेरिक Fe3+ एंड क्रोमियम। अब इनका कॉमन आइन क्या है, इसकी ग्रुप आइडेंटिफिकेशन है कि आपने ओरिजिनल सोल्यूशन बनाया, इसमें आप डालते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। सिर्फ ग्रुप 3 में डालते हैं नाइट्रिक एसिड क्योंकि वो फेरस को फेरिक में ऑक्सीडाइज करता है, सिर्फ इसका ये रोल होता है और कोई रोल नहीं होता। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और फिर अमोनियम क्लोराइड। अब जब अमोनियम क्लोराइड डालते हैं फिर इसको बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद इसको कूल करते हैं और कूल करने के बाद इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। अब इन सारों का कॉमन आइन है हाइड्रोक्साइड। इन सब का जो कॉमन आइन है ना वो हाइड्रोक्साइड आइन है, OH नेगेटिव। तो अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने से क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड इज मोर सोल्यूबल देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक्सेस में डालते हैं हम, तो हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाते हैं। कॉमन आइन यहां पर ये हो रहा होता है अमोनियम का। द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आइन सप्रेस द आयोनाइजेशन, जिसकी वजह से OH की आयोनाइजेशन सप्रेस होना शुरू हो जाती है और OH इनके साथ मिलना शुरू हो जाता है। एल्यूमिनियम के साथ व्हाइट कलर के पीपीटीज बनाता है, फेरस, फेरिक, एक पेल, एक का लाइट ग्रीन है, एक का पेल येलो कलर है, और ये क्रोमियम का ग्रीन से कलर के, डर्टी ग्रीन कलर के पीपीटीज आते हैं। खैर जिन्होंने ये प्रैक्टिकल्स किए होंगे या करवाए होंगे उनको ये ज़्यादा बेहतर, लेकिन कॉमन आइन के हवाले से ही है। इसी तरह ग्रुप 4 है, निकल,
कोबाल्ट, जिंक एंड मैंगनीज। अब इन चारों के अंदर जो कॉमन आयन है वो क्या है? आपने जिस टेस्ट ट्यूब में ये ऐड किया है ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस नाइट्रिक एसिड नहीं डालते इसमें, अमोनियम क्लोराइड, बॉयल, कूल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अब यहाँ तक पीपीटीज नहीं बन रहे। तो फिर आपने कहा कि ग्रुप 3 एब्सेंट हो गया, तो इसके अंदर आपने डाल दिया H2S। अब इसका कॉमन आयन फिर सल्फाइड है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में? अमोनियम हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड की प्रेजेंस में इसका कॉमन आयन सल्फाइड है। आपने डायरेक्ट इसमें सल्फाइड नहीं डाल देना, डायरेक्ट सल्फाइड के साथ ये रिएक्शन नहीं करता। तो H2S डालने के बाद आयोनाइजेशन से प्रेस होगी और ये अपने रिस्पेक्टिव जो है पीपीटीज देंगे। फिर ग्रुप 5 है आपके पास, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम। उसके अंदर भी सेम वही चीज़ है, ओरिजिनल सोल्यूशन, अमोनियम क्लोराइड, इनमें नाइट्रिक एसिड नहीं डालते, बॉयल, कूल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें फिर हम लोग डालते हैं सोडियम या अमोनियम कार्बोनेट। इसका कॉमन आयन कार्बोनेट है। फिर ग्रुप 6 आ जाता है, सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, अमोनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और अमोनियम। तो इसमें आपके पास ये है, इसके किसी के साथ भी पिप्टीज नहीं बनते। नहीं, मैं यहाँ गलत कर गया हूँ। ग्रुप 6 में मैग्नीशियम नहीं है, सोडियम, पोटाशियम, अमोनियम और एक और है, मेरे जहन से शायद स्किप हो गया होगा। खैर, तो इसके कोई इसका कॉमन आयन नहीं होता, नो कॉमन आयन। ये किसी के साथ भी इजीली पीपीटीज नहीं बनाता। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ओके, तो एक्चुअली ये आपके पास था जो ग्रुप आइडेंटिफिकेशन थी ना इसके अंदर। तो ये एफएससी पार्ट 1 में जब हम पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को, तो यहाँ पर बड़ा इशू आता है क्योंकि वो उन्होंने ग्रुप का जिक्र किया हुआ है, ये बेसिक ग्रुप रेडिकल का। तो ग्रुप 2, ग्रुप 3 की बात हुई है, मैंने आपको सारे ग्रुप करवा दिए हैं ताकि आपको ये याद रहे कि जिस ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट है ना एक्चुअली वो उसका कॉमन आयन होता है, ये याद रखिएगा। कॉमन आयन बफर्स के लिए यूज होते हैं। बफर क्या चीज़ें हैं? जो पीएच के चेंज को रेजिस्ट करते हैं, और पीएच जो ब्लड की है वो 7.35 होती है। ये आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव याद रखना है। ये 7 हो जाए तब भी बंदा मर जाएगा, 8 हो जाए तब भी बंदा मर जाएगा। हमारा जो एक टेबल बना होगा बुक के अंदर ना साइड पे, उसमें लिखी हुई है मुख्तलिफ चीज़ों की पीएच लिखी हुई हैं, और बफर के साथ ना उनकी वो लिखा हुआ है कि ये इनकी नेचर क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, कौन सी है कौन सी नहीं है। मेरे ख्याल से वो यहीं पर था, उसकी नेचर का। चले मैं वो टेबल देख के ना आपको भेज दूंगा जिसमें स्लाइवा की पीएच, स्लाइवा क्या होता है, एसिडिक है या बेसिक है। इसी तरह ये देखें पेज नंबर 231 के ऊपर। हाँ जी, स्लाइवा जो है ये आपके पास POH इसकी 7.1 पी एसिडिक है। मिल्क हो गया, मिल्क आपके पास एसिडिक रेंज में आ रहा है। फिर आपके पास प्योर वाटर आ गया। एग्स जो है बेसिक होते हैं। ऑरेंजेस एसिडिक हैं, टोमेटो एसिडिक हैं, चेरीज एसिडिक हैं, बनाना एसिडिक है। गैस्ट्रिक जूस HCl होता है। गैस्ट्रिक जूस लेमन, विनेगर, सॉफ्ट ड्रिंक, एप्पल, ग्रेप फ्रूट, ऑरेंज, टोमेटो, चेरीज, बनाना, ब्रेड, पोटैटो, रेन वाटर, मिल्क, स्लाइवा, ये तमाम बेसिक है। प्योर वाटर, एग्स वो है, मीठा सोडा जो बेकिंग सोडा बेसिक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक है। जो बेकिंग वॉशिंग सोडा वो बेसिक है। तो ये टेबल 231 पेज पे बना हुआ है, 8.6 चैप्टर। ये एक दफ़ा ना ऑब्जेक्टिव मैंने देखा था इसका PPSC के अंदर ही, तो ये काइंडली ज़रा आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे इसकी पीएच वो अब से वैसी जनरल नॉलेज के एतबार से पूछ सकता है। इसके बाद जी हमारे पास एसिड बफर बनते कैसे हैं जी? अगर हमारे पास कोई वीक एसिड है जैसे एसिटिक एसिड है, और अगर मैं इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलाऊं तो इसकी बेस बन जाएगी सोडियम एसीटेट। तो आपने कोई भी वीक एसिड लेना है और उसकी बेस किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ उसका सॉल्ट बना के, उसी एसिड का सॉल्ट किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना के अगर मिक्स कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा बफर। इसके लिए आप लोग एंडरसन इक्वेशन यूज करते हैं। अगर सॉल्ट और एसिड की वैल्यू एंडरसन इक्वेशन में बराबर हो तो पीएच पीके के बराबर होगी। सॉल्ट ज़्यादा हो एसिड से तो पीएच इंक्रीज करेगी, सॉल्ट कम हो उससे तो पीएच उसकी डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसमें याद रखना है। अब बफर कैपेसिटी है, बफर कैपेसिटी हेंडरसन इक्वेशन से निकलती है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको पता है KSP वैल्यूज होती है, किसी चीज़ की सॉल्युबिलिटी कितनी है। KSP की वैल्यू कम होगी तो आपके पास सॉल्युबिलिटी कम होगी, PSP की वैल्यू ज़्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। कॉमन आयन डिक्रीज करता है सॉल्युबिलिटी को। इसके अलावा जी इस पे क्वांटिटेटिव फैक्ट देख लेते हैं टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर। ये इक्वेशन है आपके पास
रेट ऑफ चेंज इन केपी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन एंथैल्पी। ये इसका बड़ा कॉमन ऑब्जेक्टिव है, ये कई जगहों पे मैंने पढ़ा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ केपी, यानी अगर मैं केपी को चेंज कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर तो वो किस पर डिपेंड करेगी, वो उसकी एंथैल्पी पर डिपेंड करेगी। और अगर आप इसको इंटीग्रेट कर लें तो आप लोग दो डिफरेंट टेम्परेचर्स के दरमियान में इसको फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए जी, वो इंटीग्रेट कर रहा है इसको, और आपको ये पता होगा कि इसकी वैल्यू कुछ यूं आ गई है, log ऑफ के पी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट ओवर आर मल्टीप्लाई बाई टी प्लस सी। तो ये आप एक्चुअली आपके पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनती है y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। ये मैंने साथ दे दिया है। के पी की वैल्यू डिपेंड करेगी टेम्परेचर के ऊपर, डेल्टा एच पॉजिटिव है तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा और के पी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। यानी केपी की वैल्यू कब इंक्रीज कर सकती है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी। आप यहाँ पर कोई पॉजिटिव वैल्यू निकालें, ई रेज़ टू पावर लें, उसका लॉगरिथम लेके जब सॉल्व करेंगे तो आंसर यही आएगा आपके पास। तो अगर इसी तरह डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी, इंक्रीज करेगा टेम्परेचर, तो केसी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ये बता रही है, ये डाउन द फॉल आ रही है, डाउन आ रही है, इसका मतलब है ये माइनस का साइन है ना इसके अंदर, स्लोप जो है वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव स्लोप का मतलब होता है एंडोथर्मिक, और नेगेटिव स्लोप का मतलब है एक्सोथर्मिक इस केस में। ये आप लोग याद रखेंगे। फिर डेफिनेट इंटीग्रल T1 T2 हो आपके पास, तो आप उसको दो डिफरेंट टेम्परेचर पर फाइंड कर सकते हैं। जस्ट आप अपने पढ़ने के लिए इसे देख लीजिएगा। और अगर आप इसका एंथैल्पी क्राइटेरिया देखेंगे तो अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव वही आती है तो स्पॉन्टेनियस होगा। ये कब होगा, जब के की वैल्यू इस फैक्टर से एन एंड लॉग ऑफ ए से कम होगी, तो आपके पास ये फैक्टर स्पॉन्टेनियस होगा। एक्चुअली इनकी ना डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, लेकिन वो इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम इनकी एक एक डेरिवेशन और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो मैंने फिर इसके ऑब्जेक्टिव बार बना के लिख दिए थे सिंपल, कि हमें याद रहे डेल्टा जी नेगेटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस है, और अगर वो जीरो है तो इक्विलिब्रियम है। क्योंकि ये हमको इसमें स्पेशलाइजेशन तो कर नहीं रहे हैं, तो हमें इसके की पॉइंट्स ही एक्चुअली चाहिए। तो प्रिपरेशन ऑफ पीपीएससी का मतलब ये है कि वो की पॉइंट्स हम डिस्कस कर सकें। सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री का ही अगर पेपर हो तब तो हम डिटेल में करें, लेकिन अदरवाइज फ़ायदा कोई नहीं है। अब जिनका बायोलॉजिकल बैकग्राउंड है वो तो शायद इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को भी पूरी तरह अंडरस्टैंड नहीं करते, तो फिर उनके लिए भी ये है कि आपको जो वैल्यूज़ मैंने लिख दी है ना, आप एक बार इनको 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे कि जी डेल्टा एच नेगेटिव है, इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर तो डिक्रीज हो रही है कैसी वैल्यू। तो स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन अगर नेगेटिव हो तो एंडोथर्मिक, और वो पॉजिटिव हो तो एक्सोथर्मिक है। ये ऑब्जेक्टिव मेन आप लेना है, पॉइंट याद रखने हैं। चलिए जी, जज़ाकल्लाह खैर। आपसे कोई रिलेवेंट क्वेश्चन है तो आप काइंडली मुझे ग्रुप में ही पूछ लीजिएगा। मैं इस मीटिंग को फिलहाल एंड कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होती है।